राम राम दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज रूम। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम लोग क्वेश्चन लेके आए। लगभग हमारे क्वेश्चन है 42 समथिंग, अप्रॉक्स 42 क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लेवल यहाँ पे अप हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी की उपपत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी हिंदी की उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से मानी गई। तो यहाँ ब्रज, ब्राह्मण और शौसनी, मगधी मागधी। ठीक है, तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। अब यहाँ पे आपको वचन बताना है कि गौ कैसा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है, या फिर सदा एक वचन में रहता है या सदा बहुवचन में रहता है। तो जब हम लोग वचन पढ़ते हैं उसमें कुछ शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो गौ है, तो गौ शब्द जो है वो हमारा यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। तो गौ से गौएँ बनाई जाती हैं। ठीक है, मतलब बहुवचन बनाते हैं तो गौएँ हो जाएगा। फिलहाल गौ एक वचन शब्द है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है। तो शुक्ल जी की इस कथन को पूर्ण करना है। तो शुक्ल जी ने एक कथन लिखा था जिसमें क्या लिखा है, उत्साह वास्तव में क्या है, डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति। तो क्या है, कौन कौन से दो डैश है, कर्म और मन है, मन और कर्म है, या फिर फल और कर्म है, कर्म और फल है। तो आपको पता है फल और कर्म के बारे में बात की गई है। तो उत्साह वास्तव में क्या है, फल और कर्म है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, फल और कर्म। उत्साह वास्तव में फल और कर्म की मिलीजुली अनुभूति है। मतलब जैसे आपके फल होते हैं, जैसे आप फल की इच्छा रखते हैं वैसे ही आप कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको पास करना है अपना एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम आपका फल हो गया, तो आप कैसा करेंगे, आप एग्ज़ाम पास करने के लिए के हिसाब से ही आप अपने क्या करेंगे, कर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फल और कर्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो यहाँ पे मुहावरा पूछा गया है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, गंगा नहाना। देखो यहाँ पे आपको दो सिमिलर से मिल सकते हैं, जैसे छक्के छुड़ाना या जान हथेली पर रखना, दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आपने मुहावरे पढ़े होंगे तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दो मिलते हैं आपको, गढ़ जीत लेना और गंगा नहाना। गंगा नहाना मतलब होता है कि किसी काम से हमको छुटकारा मिल जाना है। ठीक है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना है, एक इस प्रकार से आपको भी समझ आ सकता है, लग सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर जब हम किसी कठिन कार्य को सफलता प्राप्त करते हैं, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, गढ़ जीत लेना। ठीक है, जो कठिन था उसको हमने सफलता प्राप्त की उस कार्य में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का उचित मुहावरा हो जाएगा गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ठीक है, तो कविजन, कविगण, कविवर, कविवृंद। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपको पता होगा कविजन बोलते हैं। ठीक है, और भक्त का बहुवचन रूप भक्तगण होता है। ठीक है, कवि का कविजन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा, रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। अच्छा, दाढ़ी नोचे मतलब क्या होना, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो लोकोक्ति है, रामू की ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। अच्छा, लोकोक्ति और मुहावरे में मैं आपको अर्थ बता दूँ को, मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के साथ प्रयोग करते हैं, जबकि लोकोक्तियों में हम वाक्य के साथ नहीं यूज करते, मतलब वाक्य में यूज करते हैं लेकिन वो अलग रूप में ही दिखती है। जैसे यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वो हमारे लोकोक्ति है। जैसे रामू की ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो ये गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे पूरी लोकोक्ति है। ठीक है, ये शब्द वाक्य में पूरा फिट नहीं है, उसको अलग से उसको ऐड किया गया है। जबकि हमारे जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाक्य के साथ में ही मर्ज होते हैं, वाक्य में ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोकोक्ति का जो अर्थ बताना है वो क्या है कि व्यर्थ की डींगे हाँकना, बातें करते रहना, परेशान करना, या भलाई पर भी दुष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, भलाई पर भी दुष्ट। मतलब गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचा, मतलब एक तो गोदी में बैठाया, ऊपर से क्या कर रहा है, दाढ़ी नोचा। मतलब आप भलाई भी कर रहे हैं तो आपके उस क्या कर रहा है, दूसरा ऊपर से बुराई कर रहा है, मतलब बुरा चाह रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो लोकोक्ति है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे का अर्थ। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो काल का भेद मतलब काल 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारा बात की जाएगी, जो गागी के ये सब हमारा भविष्य में आता है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेरणा जाएगी, लेकिन कब जाएगी कुछ नहीं। तो यहाँ पे सामान्य सी बात की गई कि सामान्य भविष्यकाल की बात की गई, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता है प्रेरणा स्टूडियो जा चुकी होगी तो यहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल हो जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे सामान्य सा बात की गई, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा अलंकार है जहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे भाषाएं, देश, नदियाँ, बोलियाँ। तो भाषाएं, देश, नदियाँ और बोलियाँ में एक हमारा जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग की पहचान करा रहे हैं। अगर देखें तो भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, नदियाँ बहती हैं और बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे तीनों हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन देश हमारा जो हो जाएगा शब्द वो कैसा हो जाएगा, वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये हमारा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है श्लेष अलंकार का। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल होता है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा घटा शब्द 2 बार आए हैं, दोनों का अर्थ अलग है। एक घटा का मतलब कम होता है, दूसरा घटा का मतलब बादल है। यहाँ पर 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे 3 बेर, बेर मतलब ये फल है, और 3 बेर का मतलब यहाँ पर आपका वो टाइम बताया गया कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, ठीक है। तो 3 बेर खाती है मतलब 3 जो फ्रूट होता है बेर वो खाती है, और 3 टाइम खाती थी। तो यहाँ पे 3 जो शब्द है, बेर शब्द है, सॉरी, वो बेर शब्द क्या हुआ, हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। दशा है, गंध है, स्वाद है, स्थान है। तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप क्या पता चला, इलाहाबाद, इलाहाबाद एक स्थान का नाम है। तो यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो ये सर्वनामिक, अगर विशेषण की बात करें तो ये सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो अमरूद, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, तो ये हमारा सर्वनामिक, सर्वनाम मतलब जो संज्ञा से जो विशेषण बनाए जाते हैं, ठीक है, सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थान की बात की गई तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। कहानी शब्द का बहुवचन पूछा, कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी या कहानियों। तो कहानियाँ में बड़ी की जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसकी जो लास्ट की जो मात्रा होती है छोटी ई की, वो बड़ी ई की जो हमारा हमेशा छोटी ई में बदल जाता है। तो यहाँ पे कहानी होगा नहीं, कहानियों होगा नहीं, तो कहानी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए, कहानी हो। यहाँ पे या जोड़ते ही छोटी की मात्रा में बदल जाता है बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाड़िए। अब यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द छाटना है, जैसे वहाँ पर था। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। अभिराम, अभिराम, अभिराम और अभिराम। तो अभिराम तो होता नहीं, अभिराम भी नहीं होता है और अभिराम भी नहीं होता है, यहाँ पे अभिराम होगा, ठीक है, अभिराम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इसमें से किसको दी गई। आंचलिक जो उपन्यासकार हैं वो उनको संज्ञा किसे दिया गया, तो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बंधन शब्द की उचित विलोम शब्द कौन सा है। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे ही सिमिलर से कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे पूछा क्या है, बंधन का विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखोगे स्वतंत्र और मुक्ति, यहाँ पे 2 आपको ऐसे ऑप्शन लगेंगे कि दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गलत कर सकते हो। जैसे मुक्ति किसका होता है, मुक्ति हमारा होता है बंधन का। पहले हम बताते तो बंधन होता है हमारा स्वतंत्र, बंधन मतलब स्वतंत्र, ठीक है, बंधन मतलब बंधा हुआ, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, ठीक है। लेकिन मुक्ति और कैद, जब कोई चीज़ कैद होती है तो उसकी मुक्ति की जा सकती है, और बंदी और बंधन दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बंधा मतलब कुछ बंधा हुआ था उसको आप स्वतंत्र करेंगे, ना कि उसको मुक्त करेंगे। मुक्त कौन होगा, जो वो कैद में होगा, ठीक है। तो कैद हमारा मुक्ति, ये कैद और मुक्त आपस में है, और बंदी और बंधन समानार्थी हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर राइट हमारा ए हो जाएगा, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल डैश की डाल। अब किसकी डाल बात कर रहा है, तो यहाँ पे किसका पेड़ है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से क्वेश्चन से ही पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा, कलंदी कूल, कलंदी फूल, कलंदी
पेड़ है तो कदम्ब का पेड़, कदम्ब में ही कलंदी लगती है, ठीक है। कोल मतलब किनारा होता है, कदम की डाल मतलब कदम की डाल के किनारा आपको मिलेगा अगर आप पक्षी हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। तो कितनी नामों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयोग शब्द से उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन कौन से? तो यहाँ पे मूल शब्द और उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है। इसको आप संधि भी कर सकते हो क्योंकि संधि में भी इसी प्रकार के प्रयोग किया जाता है, ठीक। संधि में भी यही प्रयोग होता है। तो सा प्लस योग, सा प्लस योग, सम प्लस योग, सन प्लस योग। तो संयोग की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने संधि पढ़ी हो तो आपको इसको सही कर लेंगे, वरना आप यहाँ पे सी की जगह आप डी बहुत सारे बच्चे कर देंगे इसको ऑप्शन, क्योंकि संयोग में सन प्लस योग अंक की बिंदी लग गई है जो आप लोग कहेंगे कि ना इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पे सम प्लस योग राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्यों होगा मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो संधि है वो हमारा व्यंजन संधि लगाया गया है और व्यंजन संधि में एक नियम है कि जब हमारा अंतिम अक्षर माँ होता है, ठीक है, उसको हम मात्रा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। सम प्लस योग संयोग बनेगा, ठीक है। राइट आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर है। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अब अनुपयुक्त क्या है? समानार्थी। समानार्थी मतलब जो समान अर्थ देते हैं। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। तो बादल, नीर, केस, बाल। अनुपयुक्त जो इसमें से समान अर्थ नहीं दे रहा उसको पहचानना है। तो केला, कदली मतलब केला का संस्कृत रूप है कदली फलम, ठीक है। केस संस्कृत शब्द है और बाल उसको हिंदी में कहा जाता है। द्रव्य, वित्त, ठीक है। वित्त मतलब जो संपत्ति होता है, द्रव्य जो हमारा वही संपत्ति, सोना चांदी है ना, ये सब हमारा द्रव्य में आ जाता है, पदार्थ में, ठीक है। वित्त, तो ये तीनों ही सही, बादल और नीर दोनों ही गलत, ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा अनुपयुक्त है। क्यों? बादल और नीर, नीर का मतलब होता है पानी और बादल मेघ को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 21 पे। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? आंखें खोली देख तो ना डैश है ना डैश। अब यहाँ पे क्या पूछा है? कविदेव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान पूछे। यहाँ पे कविदेव की पंक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? आंखें देख खोली तो ना है डैश ना। ये आपको क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर किया हुआ हूँ, बट आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे यूपी प्लस में। मोस्टली आपको मैंने इसमें कर लिया ताकि आपको अगर ऐसा टफ प्रोसेस या स्टेज आता है तो आप उसको कर सकें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें देख के चलनी चाहिए। आंखें खोली देख तो न है डस न डैश, ठीक है। तो आंखें खोली देख तो न घन है न घनश्याम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 के बाद। उषा उदास आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अलंकार से रिलेटेड। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखो उषा उदास आती है की बात करें तो उषा यहाँ पे आप लड़की नहीं है, यहाँ पे उषा हमारा संध्या का समय की बात की गई। तो उषा जो है, उषा मतलब जो शाम जो आ रही तो उदास आ रही, तो उदास इंसान आता है, ठीक है। तो जो उषा है उसकी तुलना जो किससे की गई? मानव से की गई, क्योंकि उदास मानव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो अलंकार है वो मानवीकरण है, क्योंकि मानव की तरह उसकी तुलना कर दी गई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अशुद्धि है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है वो हमको बताना है। तो अगर हम इस वाक्य को दोबारा ढंग से पढ़ते हैं तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, पथ पर है होना चाहिए था। यहाँ पे मैं की जगह पर, और मैं और पर की है किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे आते हैं कारक के अंतर्गत, ठीक है। कारक का जो हमारा होता है, तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो कारक के प्रकार की अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 में क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। उससे जल्दी घर जाना था, वे लोग जा रहे हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना है, पिता ने मेरे से कहा। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पहचानना है, उसे जल्दी घर जाना था, राइट आंसर है, मतलब सही है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य मतलब कहने का है अशुद्ध पहचानना है, ये तो हमारा शुद्ध हो गया। वे लोग जा रहे हैं, ये भी शुद्ध वाक्य हो गया। मुझे वहाँ नहीं जाना, ये भी शुद्ध वाक्य हो गया। पिता ने मेरे से कहा, मेरे से यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे मुझसे कहा, ठीक है। मेरे से नहीं, मुझसे कहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने ही बता दिया है, व्यंजन और विसर्ग 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सौमात्रिक शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमात्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पुत्र जो माता लक्ष्मण, लक्ष्मण हमारा अर्थ हो जाएगा समानार्थी शब्द लक्ष्मण, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 से 29 तक के यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको मिलेगा,
मतलब यहाँ मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है, आपको वहाँ पे बड़ा पैराग्राफ मिलेंगे, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है, वहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे किसके द्वारा उपभोग की परोक्ष रूप में शोषण किया जा रहा है, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद सारे तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना, तो आपको आसानी से उसको क्वेश्चन को आंसर ढूंढने को मिल जाएंगे। किसके द्वारा उपभोक्ता का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन से मिल जाएगा कि व्यापारी ने जैसे आम दृष्टिकोण विज्ञानव्यापी व्यापारी लाभदायक हेतु प्रयत्न किया जाए, जबकि विज्ञान पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से पड़ता है। अब यहाँ पे देखो मिल गया परोक्ष रूप से पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको आंसर एक लाइन में मिल गया, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपभोक्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे उपभोक्ता होगा। एक सेकंड, यहाँ पे पूछा है किसके द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा उपभोक्ताओं पर परोक्ष रूप से शोषण, तो विज्ञापन के द्वारा, ठीक है, विज्ञापन के द्वारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, विज्ञापन के द्वारा, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखो किसके द्वारा लिखा है, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च, क्योंकि जो यहाँ पे पूरा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो विज्ञापन के बारे में कहा गया, तो यहाँ पे हमारा आपको पता चल जाएगा विज्ञापन पे ही पूरा यहाँ पे फोकस किया गया है। तो जबकि विज्ञापन पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। तो यहाँ पे विज्ञापन पे जो हमारा खर्चा होता है वो किस पे उपभोक्ता पर ही पड़ता है, इसके बारे में बात किया गया है। 28 वाले पे चलते हैं। 28 वाला क्वेश्चन है, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है, व्यापारी, बाजार, आर्थिक उपभोक्ता के लिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापन पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं के परोक्ष ही पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाती है, उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे किसके व्यापारी को लाभ देने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होता है, तो व्यापारी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है, विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, तो वस्तुओं की लागत का, वस्तुओं के मूल्य का। तो अगर आप देखें तो आज के औद्योगिक युग में जिसका महत्व बढ़ रहा है तो विज्ञापन के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में उपयुक्त अलंकार बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द जब हमारा एक वर्ड कई बार प्रयोग किया जाए, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपको पता होगा, वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे माँ शब्द माँ वर्ड की आवृत्ति और यहाँ पे शाह वर्ड की आवृत्ति दोनों में ही बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मोक्ष उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासु, उत्सुक, कर्मठ। तो आपको सिंपल से पता चल जाएगा, मुमुक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 के बाद 33 एक तो कलेजा डैश ऊपर लोकोक्ति का पूर्ण कीजिए। तो आपको पता है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 है। 34 क्या कह रहा है क्वेश्चन, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करे 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास। तो यहाँ पर रचना के बारे में पूछा है, तो ये जो रचनाकार कौन है, गोकुलदास की कौन सी रचना की थी, तो उनमें से एक है 200 डैश वैष्णव की वार्ता। तो यहाँ पे 252, ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता, ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन है, किसका जमाना मुहावरे का अर्थ है, सॉरी सिक्का जमाना, किसका नहीं, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है हमारा सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी में टक्कर देना, जीत जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रभाव स्थापित करना, ठीक है। सिक्का जमाना मतलब प्रभाव स्थापित करना, सफलता प्राप्त करना, कड़ी टक्कर देना, जीत जाना, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रभाव स्थापित करना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे
राधा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे जो राधा कैसी लड़की है, राधा सुंदर लड़की है, तो सुंदर कौन है, राधा है। तो यहाँ संज्ञा शब्द की विशेषण बताई जाती है सुंदर से, लेकिन यही पे कहते हैं कि राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो अब कैसी सुंदर लड़की, बहुत आ गया तो बहुत हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, निम्न में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिल मतलब कोयल होता है, कोयल का समानार्थी शब्द कौन, श्यामा कहा जाता है, कोयल भी कहा जाता है, मधुकर और पिक। पिक भी होता है, मधुकर नहीं होता है। राइट आंसर में बी हो जाएगा, मधुकर नहीं होता है, पिक होता है, कोयल होता है, श्यामा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। भावी जीवन, भावी का विलोम क्या होता है। भावी मतलब आने वाला, उज्जवल आने वाला है ना, आने वाला का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द क्या होना चाहिए। तो यहाँ पूर्व, भविष्य, वर्तमान है, अतीत है। तो यहाँ पे देखो पूर्व मतलब पहला आगे का है ना, भविष्य भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी भावी का भी मतलब भविष्य होता है। वर्तमान की बात ही नहीं हुई है, भविष्य का अपोजिट या विलोम कहें तो अतीत, पिछला हुआ ना, पिछला जो होगा उसको कहेंगे अतीत। तो राइट आंसर हमारा अतीत हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा कथन अशुद्ध है वो बताना है। हमारे पास समय कम है, कल यहाँ लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। देखो हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है, अशुद्ध बताना है। हमारे पास समय कम है, ठीक है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। शायद बारिश हो रही है राइट आंसर है हमारा। राइट आंसर नहीं मतलब सब वाक्य शुद्ध है, ठीक है। कहाँ जाना है ये भी शुद्ध वाक्य है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है, ये भी शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए कल लोगों की भीड़ जमेगी यहाँ पे आया है, तो यहाँ पर ये हमारा अशुद्ध है, क्योंकि जमा होगी हो कह सकते थे, कल लोगों की भीड़ जमा होगी, जमेगी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 के बाद 40, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे भवानी जो हमारा होता है वो माता को बोलते हैं, उसका पुल्लिंग होता है भगवान, ठीक है। भगवान का भवानी पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।